नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं नीलगिरी केमिकल से मिस्टर बजरंग गोयल। सर, आपके साथ आपकी इस कंपनी की बिगिनिंग और जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। भाई छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ से फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर हम धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते रहे। अलग अलग वर्टिकल्स में हम लोग काम करते रहे। किन वर्टिकल्स पे नीलगिरी केमिकल्स इंडल्ज्ड है? कौन कौन सी जगहों से, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को आप कैप्चर करते हैं? नीलगिरी केमिकल्स मेनली पेंट इंडस्ट्री में भी वाटर बेस्ड पेंट, और मेनली जो हमारा फोकस्ड है वो रोड मार्किंग पेंट इंडस्ट्री पे है। जो हमारा एक बिजनेस का एक अच्छा सा वॉल्यूम आता है वो रोड मार्किंग पेंट इंडस्ट्री से आता है। उसके अलावा कोटिंग इंक एंड कोटिंग, मास्टर बैच और फुटवियर इंडस्ट्रीज एंड पीपी कंपाउंडिंग या पीवीसी कंपाउंडिंग में इंडस्ट्री में भी अच्छा बड़ा हमारा इन्वॉल्वमेंट है और हम उस इंडस्ट्री से काम करते हैं। जैसे कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एक कहानी होती है। आपकी कहानी क्या है? आपकी शुरुआत, आपके ड्रीम्स, आपकी बिगिनिंग, ये सब कैसे हुआ? भी 2004 में हम लोग आए। 2004 में हम लोगों ने छोटे से काम से काम को स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम एक बात समझ में आई थी, भाई आपको वैल्यू क्रिएट करनी है तो बिजनेस करके आप वैल्यू क्रिएट ज़्यादा कर सकते हो। भाई आप लोग मान लो आप सर्विस करते हो या उसकी बजाय बिजनेस करते हो। बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग के दिनों में बड़ा ना हमारे पास संसाधन होते थे, ना हमारे पास फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन उस टाइम एक ही बात थी, अपना भी जो काम करना है वो ईमानदारी से काम करना है। आपने इससे पहले कहीं जॉब करी कुछ बिगिनिंग के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि फाइनेंसेस आपके पास लिमिटेड थे, तो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या एक, जिसे कहते हैं ना, एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहली नींव क्या थी? पहली नींव क्या थी कि भाई जॉब नहीं की, सीधे ही हम लोग बिजनेस में आए। सबसे पहले मैंने एडेसिव के केमिकल के बिजनेस से काम चालू किया। और उसके बाद एक बात ही थी यार, हम लोग ना कुछ नया करते रहते थे। प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना या कुछ ना कुछ हम हमेशा ही बढ़ाते रहे हैं उस बात को। किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कोई एक ऐसा बड़ा डिसीजन होता है जो उसकी पूरी लाइफ, उसके पूरे बिजनेस को चेंज कर देता है। वो बड़ा डिसीजन आपके लिए क्या था? भाई जो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए टर्निंग पॉइंट तो होता ही है। भाई जो हमारा था कि सबसे पहले तो हमने एक बात समझ लिया, भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम लोग क्या रिस्क लेते हुए डरते नहीं हैं। हमने हमेशा ये सोचा कि जब भी कोई टफ टाइम आया या कोई भी बड़ा डिसीजन ले लिया तो उसके लिए रिस्क ले लिया और उसके ऊपर उस डिसीजन को लेकर काम करना चालू कर दिया। दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात है और जो मैं लोगों को भी बोलूँगा कि उस पर काम करना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि सारा काम हम खुद ही करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने टीम बनाई पड़ी और टीम भी ऐसी बनाई जो लोग डिसीजन ले चुके हैं और उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि आप डिसीजन लो, ये डिपार्टमेंट आपके हैं, आप डिसीजन लो। आपको ये बात भी मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, जब हमने ये काम किया टीम की तरफ डाइवर्ट किया, जो ग्रोथ हमने 10 साल में की थी, अगर टीम को कामों को डेलीगेट करते रहे हम लोग तो जो ग्रोथ हमने 10 साल में की थी वो ग्रोथ सिंगल 1 साल में भी हम कर पाए। भाई ये डिसीजन हमारा बहुत बढ़िया रहा। आपने बात करी टीम की, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अभी, सारे बिजनेसमैन, कोई भी स्मॉल सेक्टर का बिजनेस जो भी होगा या कोई भी इंडस्ट्री होगी, वो एक प्रॉब्लम फेस करती है टीम बनाने की। किस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है आपकी टीम काफ़ी एक रेंज की टीम है, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल टीम है। अब आपने वो टीम की हायरिंग, उस टीम को बनाने के लिए क्या क्या किया और क्या एक मंत्रा यूज़ किया आपने कि इस तरीके से मैं अपनी टीम या अपने लोगों को चुनूंगा? भाई सबसे पहले तो
मतलब चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसका जो मेन जो मान लो रीढ़ की हड्डी बना देता है उसका HR डिपार्टमेंट है। अगर किसी भी बिजनेस का HR डिपार्टमेंट स्ट्रोंग होगा तो टीम अपने आप ही स्ट्रोंग बनी जाएगी। भाई जो HR डिपार्टमेंट को स्ट्रोंग करो, और टीम HR डिपार्टमेंट का काम सिर्फ लोगों को लाना नहीं, लोगों को साथ में रखना, उनकी प्रॉब्लम को समझना और उनका साथ देना। और एक बात और है कि हमने एक मेरी एक खासियत रही है, मान लो मैंने 2004 में बिजनेस किया है, तो उस टाइम भी जो लोग हमारे साथ थे वो लोग आज भी हमारे साथ हैं। भाई हमने उन लोगों को भी अपने साथ में ही रखा है। भाई जो पुराने आदमी हैं, वो आपकी जो पुराने टीम मेंबर हैं, जो काम कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता। भाई अपने पुराने लोगों को, पुराने टीम मेंबर को अपने साथ में रखो। और उनको एक और बात रही है जो मेरी खासियत है, मैंने कभी भी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझा, मैंने उसको अपने घर का मेंबर, अपना साथी समझा है, और उस तरीके से मैं उनको लेके चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल तभी आपकी एक ऐसी एक टीम बन पाई है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ट्रस्ट भी वो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। भई मैं मतलब मेरे पास, मैं नहीं जानता कि मैं कोई डिसीज़न अपनी कंपनी के डिसीज़न बहुत ज़्यादा लेता हूँ। मैंने 90% डिसीज़न इन लोगों के ऊपर छोड़े हुए हैं, भई वही लोग लें और वही काम करें। बहुत। अब नीलगिरी केमिकल्स एक ऐसे माइलस्टोन पर है, और आई एम श्योर कि आप और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे, बट आपकी लाइफ का अभी तक का एक माइलस्टोन जो आपको लगता है कि आपने अचीव नहीं किया है, जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, वो क्या होगा? वही जो वैसे तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं हम लोग। भाई जो जहाँ तक हमें इस साल तक पहुँचना चाहिए पहुँच चुके हैं, लेकिन जो आने वाले टाइम में हमें हमारे साथ की कुछ इंडस्ट्रीज की और उनके प्रोडक्ट पे डेवलप और करना है। और जो आज का हमारा मान लो, आज जो नीलगिरी ग्रुप की जो टर्नओवर है 2000 करोड़ है, उसको करीब करीब अगले 5 सालों में 15,000 करोड़ तक लेके जाने का हमारा टारगेट है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लेके जाने पे काम कर रहे हैं। अब 2000 से 15,000 जाने का तो एक रोड मैप आपके पास है। मैं जानना चाहती हूँ कि 0 से 1000, 0 से 100, 100 से 1000 तक का रोड मैप कैसा था? वो एक जर्नी कैसी रही? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होता है वो आदमी को, मान लो जो उसको टर्नओवर को 1 करोड़ तक का जाने का वक्त होता है। भाई जिस इंसान ने वो पड़ाव पार कर लिया उसको तकलीफ़ नहीं आती। जो भी तकलीफ़ें आनी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, और सबसे बड़ी बात है खुद सारे काम खुद करने होते हैं, वो उस एक बेसिक टाइम पे करने होते हैं। लेकिन जब उसके बाद तो आपको टीम बनानी है, डिसीजन लेने हैं और फास्ट डिसीजन लेने हैं। अगर आप उन पे काम करते रहोगे तो ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपने अपनी टीम को बिल्ड किया किस माइलस्टोन के बाद? आप कह रहे हैं कि क्या वो एक 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 कॉस्ट थी या एक रेवेन्यू मॉडल था कि उसके बाद हम बिल्ड करेंगे अपनी टीम, या फिर एक वर्क प्रेशर था? किस रीज़न से आपने अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट की? भाई जैसे हम बात करते हैं 5-7 साल पहले जो हमारी टीम में लोग होते थे, या किसी भी तरीके की कहीं भी हम काम करते थे, तो हमारे 5-7-10 लोगों की टीम होती थी। और हम ये सोचते थे यार, और हम सब के पास काम का प्रेशर इतना आ जाता था कि काम कर ही नहीं पाते। फिर एक दिन एक बात समझ में आई, भाई हमें ना एक वो सिस्टम बनाना है कि आदमी जो हमारी जवाबदेही को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना पाए। फिर उसके बाद हम कोई भी बात को सोचने लग जाते हैं, फिर उस पर डिसीजन लेते हैं। फिर हमारे दिमाग में बात आई कि हम टीम को बड़ा करें, और टीम का बड़ा करने के लिए नुकसान और फ़ायदे सारे हमने देखे। जैसे जैसे उस टर्निंग पॉइंट पे, उस टाइम पे हम टीम को बढ़ाते रहे, और नए लोग मिलते रहे, और जो लोग वो काम कर पाते हैं वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि टीम बढ़ाने से इतने काम हम कर पाते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था कि हर मीटिंग में मेरे को जाना, हर जगह मेरे को जाना, हर आदमी सोचता कि
हर आदमी सोचता है कि मैं आपसे ही बनूं, ओनर से ही मिलूं। इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी भी है बिल्कुल। कि ओनर से ही मिले तो ही बात होगी, लेकिन हमने जो हमारी टीम है उन लोगों को इतना इंस्पायर किया और अथॉरिटी दे दी आपने। अथॉरिटी दे दी और इस काबिल बनाया कि लोग उनसे बात करके सेटिस्फाइड हैं, हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये एक तरीका हर एक बिजनेस जो चला रहे हैं, हर कोई जो भी अपनी कंपनी चला रहा है, उसे अपनाना चाहिए कि वन मैन शो सिर्फ तभी तक चलता है जब तक आप हैं। बट अगर आप एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना ही है। एक लिमिटेड नंबर तक तो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत बड़ा बनना है और आप माइलस्टोन हासिल करने हैं तो आपको टीम तो बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल हर किसी की डेफिनेशन सक्सेस को लेकर अलग अलग है। कोई कहता है सक्सेस उनके लिए पैसा है, कोई कहता है सक्सेस उनके लिए फ्रीडम है। आपके लिए सक्सेस क्या है? भाई एक बात है, देखो सक्सेस में हम जो लोग कहते हैं कि पैसा, देखो पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, ट्रस्ट कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों का आपके ऊपर भरोसा बन गया तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। मेरा मानना यही है कि आपका रिलेशन और आप पर लोगों का ट्रस्ट इतना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यार ये आदमी गलत नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके का ब्लाइंड फेथ आपके ऊपर होना चाहिए। और ये रिलेशन और ये फेथ कभी कभी भी 1 साल या 2 साल में नहीं आता। जब काम करते हो आप आपकी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हो और कंसिस्टेंसी रेगुलर, ये नहीं है भाई आज हमने ठीक कर दिया कल हम गलत कर रहे हैं तो नहीं आएगा भरोसा। भरोसा तो रेगुलर आपको आपकी कमिटमेंट लेवल पे आपका रिस्पॉन्स कैसा है, और दूसरी बात बुरे वक्त में भी आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपके टफ टाइम में भी कैसा है। अगर वो आपका ठीक रहेगा तो वही असली सक्सेस है कि लोग आप पर भरोसा करें और आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाए। आपने कहा कि बुरे वक्त में आपका पेशेंस लेवल कैसा है, इसको आप कैसे रेगुलेट करते हैं और कैसे आप सजेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर आप कैसे काम किया जाए? बिकॉज बिजनेस है या लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स से डील कैसे किया जाए? हाउ डू यू डू दैट? बिजनेस में प्रॉब्लम को बिजनेस का एक पार्ट है। बिल्कुल। भाई आप काम करोगे आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जो मेरी लाइफ है या मेरे मायने में हर प्रॉब्लम आपको एक लेसन देकर जाती है। बिल्कुल। आपको इतने लेसन्स मिलते, जब 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 प्रॉब्लम आएगी आप स्ट्रोंग हो गए। आप एक बात समझिए, मान लो आ, एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई है और आपने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ उसको उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल कर उस पर काम कर लिया, तो यार वो प्रॉब्लम तो उस प्रॉब्लम में तो आप परफेक्ट हो गए। मेरी दूसरा पहलू भी इस पे ही है, जब भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा फोकस प्रॉब्लम पर नहीं होता, उसके सॉल्यूशन पर होता है। भाई उसका सॉल्यूशन निकालो, उसकी प्लानिंग करो और वो प्रॉब्लम क्यों आई उस पर काम करो। रूट कॉज पे जाते हैं। रूट कॉस्ट पे जाना है। जापानीज क्या करते हैं, जापानीज कभी भी किसी भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए 5 वाहे यूज करते हैं। हाँ ये गाड़ी ख़राब हुई है तो ये गाड़ी ख़राब क्यों हुई है, फिर उसके बाद होते ऐसा क्यों हुआ है। अगर वो उसके पीछे 5 कारणों पे चले गए तो लाइफ में जितनी समस्याएं वो ख़त्म ही हो जाएंगी। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हमारी गाड़ी ख़राब होगी उसको ठीक कर दिया, हम उस पर काम ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। काम कर रहे हैं, यस सरफेस से नीचे जाके उसकी रूट्स को चेक करना। यस। वेल सेड। आपने बताया कि आप फ्यूचर देखते हैं नीलगिरी का, कि आप इसको 15,000 करोड़ तक की कंपनी बनाना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे इंस्पायर, बिकॉज आई एम डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू सेड, बट आप आने वाली कंपनीज या इसी इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं या नहीं भी आना चाहते, कोई स्टार्टअप भी कर रहे हैं, अपने तजुर्बे से अपने एक्सपीरियंसेस से आप क्या किसी को बताना चाहेंगे? भी जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं सोचता हूँ, मैं नई जनरेशन को कुछ लेसन्स देना चाह रहा हूँ। जी। इसमें सबसे पहले बिग ड्रीम, बड़ा सोचो।
आप बड़ा सोचोगे तो ही बड़े बन पाओगे। अगर हमारी छोट सोची है तो हम कैसे बड़ा सोच सकते हैं। ये बात ठीक है कि बड़ा सोचने से आदमी बहुत बड़ा एकदम नहीं बन सकता, लेकिन जब आदमी बड़ा सोचता है, मान लो मैं सोचता हूँ कि मैं आज से 100 गुना बड़ा हो जाऊँ, तो भाई मैं उन लोगों के बारे में जो मेरे से 100 गुना बड़े हैं, मैं उन लोगों के बारे में सर्च करता हूँ, देखता हूँ। भाई ये ज़रूर है कि मैं वो 10 साल में काम कर पाऊँगा। भई मैं सोचता हूँ कि 1 साल में करूँ, लेकिन 10 साल में कर पाऊँगा। लेकिन बड़ा सोचोगे तभी बड़ा करोगे। और ये बात सिर्फ़ बिज़नेस में नहीं, हर बात में सोच बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वही आप जो कह रहे हैं, ये हर एक इंसान की सोच में होना चाहिए कि बन जाने से पहले आपको खुद को बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचना पड़ेगा। आपकी बड़े हो चुके हैं, तभी आप अपने आप को देख नहीं पाएँगे, तो बन नहीं पाएँगे। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा, जी। आदमी को स्टार्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं कि बड़ा सोच तो लेते हैं, बड़ा सोच लिया, लेकिन उस पर सोचते कि परफेक्ट टाइम कब आएगा। इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मेरा एक ही, मैं जो काम करता हूँ स्टार्ट कर दो, घटिया से घटिया तरीके से स्टार्ट कर दो, लेकिन कर दो स्टार्ट आप। अब परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट चीज़ का वेट मत करो। आप स्टार्ट करोगे, परफेक्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। और जितना आपको चाहिए, जैसा उसको मोल्ड करना है, उस काम को आप उस तरीके से करते रहना चाहिए। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो काम तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। हो जाए। तीसरा मेरा क्या, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। भी जो भी काम करना है उसको हमेशा लगातार करते रहना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं है कि हम आज कर देते हैं, मान लो हमें जिम ही करना है, हम 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, लेकिन वो 1 या 2 दिन करने की चीज़ नहीं है, वो तो रेगुलर करने की चीज़ है, आर्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फिलोसफी है जो जापानीज यूज़ करते हैं, काइजिन फिलोसफी। जी। वो अपने आप को डेली 1% इम्प्रूव करते हैं। हम्म। आप बात समझो कि अगर वो 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल में कितना अच्छा वर्जन हो जाता है। वो अपने से 365x वर्जन उनका तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और ये कुछ भी आ जाए, चाहे 1% का मतलब ये है, चाहे आप आपके बोलने के तरीके में ठीक ले आओ, आपके काम करने के तरीके, आदमी को रेगुलर बेसिस पे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके ही आना चाहिए। आप रीडिंग करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं? मैं इसका ही बता दूँ, चौथा लेसन जो मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, आदमी को कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना चाहिए। आदमी को जो अपनी स्किल्स हैं उसको हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। चाहे ना हम 80 साल के भी हो जाएं, अपने आप की स्किल्स को डेवलप करता रहना चाहिए। वो चाहे वो आप बुक्स पढ़ लो, चाहे आप किसी को अपना मेंटर बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन या कोई भी कोर्स है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन ऑफलाइन इतने कोर्स अवेलेबल हो गए हैं कि आप में सीखने की चाह होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। 5वां मैसेज और ये है कि बी ऑनेस्ट। हमेशा आपके काम के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी वो है जो मतलब जो एक बेसिक चीज़ है, और वो बेसिक चीज़ आपको कहीं भी लेके जा सकती है। कई बार सोचते हैं यार कि कोई धोखाधड़ी करके बड़ा बन जाएगा, लेकिन ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी किसी भी जगह पर लेके जा सकती है। सर, आप हमारे इवेंट को टाइटल स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पहले भी आपने हमें अपना सपोर्ट दिखाया है हमारे पुराने इवेंट्स में। अब आपको ऐसा क्या लगा कि आपने पेंट विजन को चुना अपने आप को मार्केट करने के लिए, या आप कहें कि आप यहाँ पर आए, अपना सपोर्ट दिखाया? ये ऐसा क्या आया आपके माइंड में, या फिर कह लीजिए कि किस चीज़ ने आपको आकर्षित किया यहाँ आने के लिए? पेंट विजन, आप लोगों ने मेहनत करके, पिछले 5 सालों की मैं मेहनत आपको लगातार देख रहा हूँ। आप लोगों के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आप लोगों ने यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए भाई, नए प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट क्या चाहिए, या
कुछ भी लोगों का आपस में कोलोब्रेशन कराना, रिलेशन कराना, एक आपने ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया यहाँ पर जहाँ एक बिजनेसमैन को सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। कोई भी परेशानी हो, बेसिकली मनीष भाई ने, मैं देख रहा हूँ मनीष भाई इस पेंट विजन में इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसको एक पेंट इंडस्ट्री को अलग ही बुलंदियों पर लेके जाने के लिए उनका भी एक अलग रोल है। तो मैं पेंट विजन को हमेशा ही, तो जो भी आदमी पेंट इंडस्ट्री से जुड़ा है, मैं बोलता हूँ कि उसको पेंट विजन से ज़रूर जुड़ना चाहिए। अब आने वाले सालों में या कह लीजिए कि अगले ही साल हम लोग एक काफ़ी बड़ा लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग पेंट विजन एक्सपो 2027 लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारी तरफ से एक लीप होगा और इंडस्ट्री के लिए एक एड ऑन होगा। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे विजिटर्स को अर्ज करें और उन्हें कहें कि वो वहाँ आएँ और आप वहाँ ज़रूर होंगे। कहाँ लेके जा रहे हो आप पेंट विजन एक्सपो? दिल्ली। भाई मैं जितने भी हमारी पेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, मेरा इस बात पे पूरा जोर रहा है कि पेंट विजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चाहिए मिलेगा। जो पेंट विजन की जो टीम है और जो ऑर्गेनाइज़र है, जो मेहनत कर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं। सब लोगों को, पेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, सब लोगों को इसका एक पार्ट बनना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।